अस्सलाम एवरीवन। ओके गाइस, हम सिकल सेल एनीमिया डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैंने आपको बता दिया कि हीमोग्लोबिन की हमारी बॉडी में नॉर्मली 3 टाइप्स होती हैं। 96% यानी सबसे ज्यादा हीमोग्लोबिन ए है, 1% हीमोग्लोबिन एफ है और सिर्फ 3% A2 है। ठीक है, और इनमें से सब सारों में डिफरेंस ये है कि थोड़ा थोड़ा सा चेन्स का डिफरेंट है। इसमें 2 अल्फा 2 बीटा है, इसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं और 2 गैमा चेन्स है, और इसमें 2 अल्फा और 2 डेल्टा। और सारी ये जो बीटा चेन्स गैमा चेन इन सब में अमाइनो एसिड की डिफरेंस की वजह से इनके डिफरेंट नाम है। ये दोनों होते हैं नॉर्मल है, सिर्फ वेरिएंट्स है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास क्योंकि बीटा ग्लोबिन चेंज है वो सिर्फ हीमोग्लोबिन ए में है, इसी वजह से सिकल सेल एनीमिया सिर्फ हीमोग्लोबिन ए को ही इफेक्ट करती है। अगर हमारे पास जो जेनेटिक म्यूटेशन है वो हेट्रोजाइगस हो, हेट्रोजाइगस का मतलब है कि एक एलील म्यूटेटेड है और एक नॉर्मल है, उस केस में आपका आधा हीमोग्लोबिन ए जो है वो हीमोग्लोबिन एस की तरह का होता है। हीमोग्लोबिन एस का मतलब ये कि आधे वाले हीमोग्लोबिन में हमारे पास वो वेरिएशन आई हुई होगी, ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आया हुआ होगा, और आधा हीमोग्लोबिन ए नॉर्मल होगा बिकॉज एक साइड ठीक होगी, हेट्रोजाइगस म्यूटेशन है ये ना, एक अलील ठीक है और एक नॉर्मल है, एक ठीक है और एक खराब है। ठीक है, तो इसमें ऐसे केस में हमारे पेशेंट जो है उसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ए 50% होगा, मतलब 96 का ऑलमोस्ट आधा होगा, और आधा हीमोग्लोबिन एस होगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं सिकल सेल ट्रेट। ठीक है, क्योंकि ये पेशेंट्स क्लिनिकली मैनिफेस्ट नहीं करते नॉर्मली सिकल सेल एनीमिया का, सिवाय इसके कि वो कहीं हाइपोक्सिया वाली स्टेज में जाए, लो ऑक्सीजन की स्टेज में जाए। वो यही होता है कि सपोज वो बहुत ऊपर कहीं चले गए हैं, जो होता है ना, मतलब सैर करने किसी ऐसी जगह चले गए जो बहुत ऊंचाई पे है, जहाँ पर ऑक्सीजन कम होता है, जो नॉर्दर्न एरियाज होते हैं डेफिनेटली वहाँ पे, तो उस जगह पर उनको हाइपोक्सिया ज्यादा फील होगा, उस स्टेट में उनकी सिकलिंग हो सकती है। वरना अगर उनकी बॉडी में हीमोग्लोबिन ए प्रेजेंट है 50% तक, तो क्या होगा कि उनकी बॉडी में ऑक्सीजनेशन काफी अच्छी होगी बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन ए। तो वो जब ऑक्सीजनेशन अच्छी होती है तो ये हीमोग्लोबिन एस भी जो है ना वो सिकलिंग नहीं करता। मैंने आपसे कहा था कि जब ये वाले आरबीसीज भी अच्छे ऑक्सीजन होंगे तो ये सिकल नहीं करेंगे, इस वजह से ऐसे लोगों में सिकलिंग के एपिसोड नहीं आते। जो होमोजाइगस कैरियर्स होते हैं ना म्यूटेशन के, जिनमें दोनों अलील्स म्यूटेटेड होते हैं, उनमें सारा हीमोग्लोबिन ए हीमोग्लोबिन एस बन चुका होता है। ऐसे पेशेंट्स जो है वो जाहिर सी बात है कि उनमें ऑक्सीजनेशन, क्योंकि हीमोग्लोबिन ए पूरा हीमोग्लोबिन एस है, तो उनमें ऑक्सीजनेशन तो बॉडी की अच्छी सी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये तो पुअर कैरियर है ऑक्सीजन का। तो इन सेल्स में फिर आहिस्ता आहिस्ता सिकलिंग होती है और फिर बहुत ज्यादा होती जाती है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि 6 महीने तक हीमोग्लोबिन एफ होता है बच्चे की बॉडी में, पैदाइश के 6 महीने तक, और उसके बाद वो ए में आता है। इसलिए जो बच्चे कैरियर जिन बच्चों के सिकल सेल एनीमिया होता है उनमें भी 5-6 माह तक वो प्रेजेंट नहीं करता। 5-6 माह के बाद उनमें एपिसोड्स आने लगते हैं इस किस्म के सिकलिंग के, और पेशेंट की जो जनरल प्रेजेंटेशन है वो नजर आती है हमें, बिकॉज 5-6 माह तक हीमोग्लोबिन एफ बहुत ज्यादा होता है और उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑक्सीजन कैरी करना। लेकिन 5-6 माह के बाद हीमोग्लोबिन एस जब आने लग जाता है तो उस वक्त हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज उस वक्त हीमोग्लोबिन ए के बनने का ओरिजिनल टाइम होता है लेकिन ए नहीं बनता, एस बन जाता है क्योंकि उनमें म्यूटेशन है। अच्छा फिर पोलीमराइजेशन हीमोग्लोबिन एस के अंदर कितनी होगी, ये यही बातें डिपेंड करती हैं, वही बातों की रिपीटेशन है कि सबसे पहले कि हीमोग्लोबिन एस के अलावा बाकी कितनी है, यानी कि ये वाली सारी जितनी ज्यादा होंगी उतना ही बेहतर होगा। अगर मैंने जिस तरह भी आपको बताया कि हेट्रोजाइगोट्स में हमारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस नहीं आती। फिर हीमोग्लोबिन एस की अपनी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, क्योंकि हीमोग्लोबिन एस जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा सिकलिंग हो सकती है। अब हमारे पास एक आरबीसी उसमें सपोज करते हैं कि नॉर्मल कंसेंट्रेशन हीमोग्लोबिन की इतनी होती है, तो हीमोग्लोबिन एस है तो वो भी इतना ही है। जितने रेड सेल में डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन का मतलब है कि इसमें से लॉस ऑफ वाटर होगा, और जितनी दफा डीऑक्सीजनेशन होती है, ऑक्सीजन का लेवल कम होकर उतनी दफा वाटर भी बाहर जाता है। ठीक है, उतनी ही डिहाइड्रेशन होती है। जितनी डिहाइड्रेशन ज्यादा होती है, आपको पता है कि डिहाइड्रेशन किसी भी जगह से जब हम पानी निकाल देते हैं तो वहां पर जो सोल्यूट होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी अगर आरबीसी से भी हमारे पानी निकल जाएगा तो यहाँ पर हीमोग्लोबिन एस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो हीमोग्लोबिन एस जब यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है तो उतनी ही सिकलिंग ज्यादा होने लग जाती है। इसी वजह से डीऑक्सीजनेशन एंड डिहाइड्रेशन लीड्स टू मोर सिकलिंग। ठीक है, अच्छा उसके बाद माइक्रोवेस्कुलेचर से गुजरने का टाइम कितना है। मैंने कहा आपसे भी कि बड़ी वेसल्स में से तो गुजर जाता है लेकिन छोटी वेसल्स में आके ये फंस जाते हैं, वहीं पर प्रॉब्लम करता है। अगर हम छोटी वेसल्स में भी बड़ी वेसल्स में भी अगर कहीं इन्फ्लेमेशन चल रही होगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन आपको पता है कि स्लगिश कर देती है ब्लड फ्लो को, जिस भी जगह पर इन्फ्लेमेशन होती है हमने पढ़ा था वहां पर ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है, तो वहां पर भी आरबीसीज जब स्लो मूव करेंगे तो सिकलिंग करेंगे, और सिकलिंग से वॉल को भी डैमेज करेंगे और अपनी भी रप्चर होगी। तो 2 मेजर मैनिफेस्टेशन जो यहाँ से आनी चाहिए वही, एक तो ये होना चाहिए कि सिवियर हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा पेशेंट्स को थोड़े अरसे में। ठीक है, एक तो हाइपोक्सिया सबसे पहली बात, क्योंकि ऑक्सीजन सही कैरी नहीं हो रहा तो हाइपोक्सिया होगा, पूरी बॉडी में डिक्रीज ऑफ ऑक्सीजन होगा। दूसरा हमारे पास जब आरबीसी सिकल करेंगे और उनकी डेथ होगी तो हिमोलिटिक एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, हिमोलिटिक यानी आरबीसी टूटने वाला, टूटने से उनके बॉडी में निकलेगा हीम एंड ग्लोबिन। ग्लोबिन तो चलो प्रोटीन है लेकिन हीम बिलीरुबिन में कन्वर्ट होकर हाइपर बिलीरुबिनीमिया कर देता है।
और तीसरी चीज़, जो वॉल ऑफ द वेसल है वो अलग डैमेज होती है। तो ये सारी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आती है। मॉर्फोलॉजी पहले देख लेते हैं। अच्छा जी गाइस, मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छे से करनी है क्योंकि ये पैथोलॉजी की जान होती है और बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपको जाहिर सी बात है जो हमने बताया कि क्या हो रहा है कि सिकलिंग हो रही है, उसके साथ हाइपोक्सिया है बॉडी में और वेसल डैमेज है, तो यही चीज़ें आपको नजर आएंगी। अगर आप पेरिफेरल ब्लड लेके उसकी फिल्म बना के, मतलब फिल्म से मुराद है कि माइक्रोस्कोप पे उसे देखेंगे, तो आपको रेड ब्लड सेल्स के अलावा बाकायदा सिकल शेप सेल्स नजर आते हैं जो इरिवर्सिबली सिकल हो चुके होते हैं, वो आपको ब्लड में भी मिलेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके साथ आपको क्या है, हाइपोक्सिया हो रहा है पूरी बॉडी में। जब हमारे मेजर ऑर्गन्स में ऑक्सीजन पूरा नहीं मिलता तो उन ऑर्गन में फैट की डिपोजिशन शुरू हो जाती है, जैसे आपको नजर आएगा फैटी चेंजेस हार्ट में, लिवर में, लंग्स में, इवन थोड़ा बहुत ब्रेन में, ठीक है। तो क्यों होता है हाइपोक्सिया इंड्यूस्ड फैटी डिपोजिशन, ये बहुत लंबा टॉपिक है, बाद में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इतनी कोई मुश्किल बात नहीं, याद रखना बस ये कि क्योंकि ऑक्सीजन उस जगह बहुत कम होता है ना, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी चाह रहा होता है, तो वो फैट को ले लेता है। तो इस वजह से जो है हमारे पास वहाँ फैटी डिपोजिशन नजर आती है। उसके बाद अब हमने कहा कि आरबीसीज टूट रहे हैं मुसलसल, उनका हेमोलिसिस हो रहा है। क्योंकि आरबीसीज का हेमोलिसिस हो रहा होता है, हमने पहले हेमोलिटिक एनीमिया में मैंने आपको बताया कि जाहिर सी बात है बॉडी कोशिश करती है कि मैं मजीद रेड ब्लड सेल्स नए बना लूं। तो आपका बोन मैरो इज द प्राइमरी साइट जहां पर आरबीसीज बनते हैं। तो बोन मैरो में जो आरबीसीज बनाने वाली जगह है उस जगह हाइपरप्लेजिया हो जाता है, ठीक है। और फिर क्योंकि ये बना तो रही होती है नए रेड ब्लड सेल्स, लेकिन सारे रेड ब्लड सेल्स सिकल सेल एनीमिया का शिकार है, तो उसकी वजह से ये पूरा नहीं कर पाती कि मैं, मतलब इसमें बोन मैरो की इतनी एबिलिटी नहीं होती कि ये बहुत सारे बना सके। जो आपकी एक्स्ट्रा मेडलरी हिपैटोपोइसिस है वो भी शुरू हो जाती है, आपके लिवर में शुरू हो जाती है, स्प्लीन में शुरू हो जाती है, मतलब ये कि लिवर और स्प्लीन भी रेड ब्लड सेल्स बनाने लग जाते हैं। तो एरिथ्रॉइड प्रोजेनिटर्स का हर तरफ हाइपरप्लेजिया हो जाता है। फिर भी फायदा तो कोई भी नहीं होता, बिकॉज सारी जगहों में सिकलिंग, जो नया आरबीसी बनेगा वो भी सिकल शेप हो जाएगा कुछ अरसे में। तो इस वजह से क्योंकि आपकी बोन्स बहुत ज्यादा हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, तो आपका जो लोग होते हैं ना, इस तरह के बच्चे होते हैं सिकल सेल एनीमिया के, उनका जो जॉ लाइन है, ये मुंह का जो जबड़ा होता है उनका, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्रीव कट अपीयरेंस होती है, क्योंकि उनका जबड़ा बहुत बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, बिकॉज जबड़े की जो बोन मैरो है उसका हाइपरप्लेजिया हुआ होता है, ठीक है। उसे क्रीव कट अपीयरेंस कहते हैं, एमसीक्यू की बात है इसलिए मैंने लिखी है। अच्छा, उसके बाद अभी मैंने कहा कि स्प्लीन में एक तो हाइपरप्लेजिया इस वजह से होगा, स्प्लीन क्योंकि आरबीसीज बनाने लगी है। दूसरा ये स्प्लीन एक कॉर्ड जो हमने पहले भी पढ़ी थी कि बहुत थिन कॉर्ड्स होती हैं और उनमें से जब रेड ब्लड सेल्स पास करेंगे तो वहां पर वो फंस जाएंगे और वो वॉल का भी डैमेज करेंगे और उनका अपना भी हेमोलिसिस हो जाएगा। अब ये चीज़ जब पूरी स्प्लीन के बहुत ज़्यादा हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, तो एक तो स्प्लीनोमेगैली होती है, शुरू में तो शुरू की स्टेज में स्प्लीनोमेगैली होगी, स्प्लीन का हाइपरप्लेजिया होगा, क्योंकि एक तो उसमें आरबीसीज फंसते जा रहे होंगे और हेमोलिसिस हो रहा होगा, और दूसरा वहाँ पर आरबीसीज नए भी बन रहे हैं। तो शुरू की स्टेजेस में स्प्लीनोमेगैली होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब रेड ब्लड सेल्स इस जगह जाके फंसते जाएंगे तो क्या होगा कि ये बार बार स्प्लीन में एक तो रुक के फंस रहे हैं, तो थ्रोम्बोसिस हो रहा है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस के साथ साथ वेसल डैमेज हो रहा है, और वेसल डैमेज यहाँ पर कर देते हैं लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई, क्योंकि वॉल ब्लड वेसल ही डैमेज हो जाती है तो स्प्लीन की ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। और जब भी किसी जगह बहुत अरसे तक लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई होता है तो उस जगह इन्फार्क्शन हो जाता है। तो रिपीटेड एपिसोड्स होंगे यहाँ स्प्लीन में थ्रोम्बोसिस और इन्फार्क्शन, थ्रोम्बोसिस इन्फार्क्शन, और ये पूरी स्प्लीन को बिल्कुल फंक्शन लेस कर देता है, ठीक है। इतनी दफ़ा ये सारी कहानी होती है कि आपकी स्प्लीन का फंक्शन बिल्कुल लूज हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कंडीशन को कि ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो गई है। ऑटोस्प्लीनेक्टमी का मतलब ये है कि स्प्लीन असल में अंदर ही पड़ी हुई है, एनाटॉमिकली वो बॉडी के अंदर है, लेकिन फंक्शनली वो बॉडी के अंदर नहीं है, क्योंकि उसका फंक्शन बिल्कुल खत्म हो चुका है, क्योंकि उसमें इतनी इन्फार्क्शन होगी, इतना लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई है स्प्लीन का, इतने आरबीसीज ने उसको फंस के उसको सारी को डैमेज कर दी कि अब वो फंक्शन नहीं कर सकती, ठीक है। और अब आपने यहाँ पर ये बात भी याद रखनी कि स्प्लीन का एक बड़ा मेजर फंक्शन ये होता है कि ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होती है, और इसके पास हमारे मैक्रोफेजेस होते हैं। जब भी किसी बंदे को डिजीज होती है तो इम्यूनिटी में स्प्लीन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। तो जिन लोगों की ऑटोस्प्लीनेक्टमी हो जाएगी उनमें इन्फेक्शन होने का खतरा भी बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आपकी ये वाली जो बात है ना, जो ऑटोस्प्लीनेक्टमी स्प्लीन में हुई है, ये किसी भी ऑर्गन में हो सकती है। जिस ऑर्गन में भी कैपिलरीज होंगी वहां पर आरबीसीज जाके फंसेंगे, और जहां वो फंसेंगे वहां पर वो ब्लीडिंग कराएंगे, वेसल्स डैमेज कराएंगे, इस्कीमिया होगा यानी ब्लड लॉस होगा, और इन्फेक्शन हो जाएगा यानी ऑर्गन की वहां पर डेथ होने लग जाएगी। तो वैस्कुलर कंजेशन, थ्रोम्बोसिस और इन्फेक्शन के एपिसोड्स वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी में जगह जगह ऑर्गन्स में आपको मिलते हैं। जहां पर भी ऑर्गन में कहीं थोड़ी बहुत इन्फ्लेमेशन थी और कुछ था, वहां पर ये सारा सिलसिला होगा, और इस सिलसिले की वजह से मजीद इन्फ्लेमेशन भी होती जाएगी। तो मतलब एक वाइड स्प्रेड पूरी बॉडी में तबाही का सिलसिला शुरू हो जाता है। और हाँ, एक बात तो रहेगी कि गॉल स्टोन्स भी बनेंगे, क्योंकि हमने कहा कि जो रेड ब्लड सेल्स टूट रहे हैं उनमें से हीमोग्लोबिन निकल रहे हैं, और हीमोग्लोबिन दो में टूट जाते हैं, हीम और ग्लोबिन में। ग्लोबिन को तो छोड़ दो, लेकिन हीम जाके लिवर में कन्वर्ट हो जाता है बिलिरुबिन में,
और बिलिरुबिन आपकी बॉडी में शुरू में तो कुछ अमाउंट में कॉन्जुगेट होता है, लेकिन इतना ज़्यादा बिलिरुबिन होता है ना कि लिवर के पास एक लिमिटेड एबिलिटी है बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करने की। कॉन्जुगेट के बाद इसने बॉडी से एक्सक्रीट होना होता है। जब लिवर एक्स्ट्रा बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट नहीं कर पाता तो वो आपकी बॉडी में ज़्यादा जब ब्लड में होता है तो आपकी येलोनेस ऑफ स्किन एंड स्क्लेरा हो जाती है। और यही बिलिरुबिन जब आपकी एक्स्ट्रा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो गॉल ब्लैडर में डिपॉजिट होकर गॉल स्टोन्स बना देते हैं, तो आपको पिगमेंट गॉल स्टोन्स भी मिलती हैं। तो ये सारे इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं। क्लिनिकल फीचर्स नहीं होते कि हेटेरोजाइगोट्स तो ज़्यादातर कोई मसला नहीं होता उनका, लेकिन होमोजाइगोट्स आपके आहिस्ता आहिस्ता शुरू में एनीमिया, फटीग और पैलर वगैरह के साथ प्रेजेंट करते हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उनके बाकायदा सिंड्रोम्स होते हैं, जिसमें हम जैसे कहते हैं हैंड फुट सिंड्रोम, जिस जगह की उनकी बोन्स और ऑर्गन्स पहले डैमेज होंगे उस जगह से की प्रेजेंटेशन के साथ वो आते हैं हमारे पास। ठीक है, अगले पार्ट में बताती हूँ, ये बहुत लंबा हो जाएगा, अभी तक इसे कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।